बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने आज तेजस्वी यादव से उस मतदाता पहचान पत्र की जांच के लिए कागजात सौंपने को कहा है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वो उन्हीं के पास है। तेजस्वी यादव ने बिहार में एसआईआर पूरे होने के बाद दावा किया था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी के अनुसार उन्होंने जो EPIC नंबर RAB 2916120 शेयर किया वो रिकॉर्ड्स में नहीं है। इसको संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करते हुए इसका विवरण मांगा है। आयोग ने कहा है कि जो मतदाता पहचान पत्र तेजस्वी ने प्रेस के साथ बातचीत में दर्शाया था, उसकी एक प्रति हस्ताक्षर कर आयोग को सौंप दे ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। बिहार में एसआईआर की गूंज सदन तक सुनाई थी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई दलों ने प्रदर्शन भी किया। सदन की कार्रवाई प्रभावित हुई। आयोग की ओर से तेजस्वी से सवाल पूछे जाने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। और ये राहुल गांधी कह रहे थे मैं एटम बॉम्ब फोड़ूंगा, शायद यही था एटम बॉम्ब उनका। ठुस। जैसा एटम बम पाकिस्तान का, वैसा ही एटम बम इनका। तेजस्वी यादव जी जिस एयर बेस से सोच रहे थे कि वो चुनाव की छलांग लगाएंगे, चुनाव का उड़ान भरेंगे, वो ध्वस्त हो गया है। बिहार की वोटर ड्राफ्ट सूची जारी किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने नाम जुड़वाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को 1 महीने का समय दिया है। आयोग के मुताबिक अब तक किसी राजनीतिक दल की ओर से एक भी मतदाता को सूची में शामिल कराने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है। वहीं सीधे तौर पर मतदाता या BLO की ओर से 941 आवेदन चुनाव आयोग को मिले हैं। 4000 से ज्यादा नए मतदाताओं ने सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। दिल्ली विधानसभा पेपरलेस हो गई। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने इंजीनियरिंग कैडर बनाने का भी ऐलान किया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता IT टीम के साथ सिस्टम को समझ रही हैं। ये दिल्ली विधानसभा को विधानसभा बदलने की मॉक ड्रिल है जो कल पूरी कर ली गई। यही नहीं, पहली बार विधानसभा को सौर ऊर्जा से संचालित किया गया है। इसके लिए 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। पूरी तरीके से सारी बिजली की खपत ग्रीन एनर्जी के साथ जोड़ी गई है। इसी तरीके से विधान करके विधानसभा को पूरे तरीके से पेपरलेस कर दिया गया है। भूतो न भविष्यति। आपको बता दें कि मार्च 2022 में नागालैंड के बाद आज दिल्ली विधानसभा भी इसमें शामिल हो गई है। सभी सदस्यों को टैबलेट और ऐप वाले फोन मिल गए हैं। यहाँ तक कि उनकी उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होगी। सभी फाइलें फॉर्मेट में पेश की जाएंगी। उम्मीद है कि डिजिटल विधानसभा के साथ ये कदम दिल्ली को एक आधुनिक और पारदर्शी प्रशासनिक मॉडल के रूप में स्थापित करेंगे। बढ़ता आगे, दिल्ली में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। बंदूक की नोक पर कल एक ज्वेलरी की दुकान को लूट लिया गया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के दयालपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में चोरी की तस्वीरें हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर दुकानदार और ग्राहक को बंधक बना रहे हैं। इसके बाद करीब 1 करोड़ की ज्वेलरी और नकदी की लूट की गई। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। चोर 4 से 5 की संख्या में आए थे, जिन्होंने पहले ज्वेलरी की दुकान का शटर बंद कर दिया ताकि बाहर के लोग देख न सकें। अंदर घुसते ही बदमाशों ने दुकान के मालिक को बंदूक की नोक पर रखा। लुटेरों की तलाश जारी है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां NCP शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने एक बार फिर सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया। इस पर राजनीति गर्म हो गई। ज्ञानेश्वर माउली को किसने सताया? संत तुकाराम को किसने सताया? शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से किसने रोका? NCP नेता जितेंद्र आव्हाड के सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयान पर एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई है। जल संपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल समेत बीजेपी नेताओं ने निंदा की है। नीतीश राणे ने कहा कि आव्हाड के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। राणे ने कहा है कि सनातन धर्म को बदनाम कर जिहादी मानसिकता वाले मतदाताओं को खुश करने का काम कर रहे हैं। काही हिंदू सोडून दुसरा धर्म लावण्याची तयारी आहे का? आणि दुसरा प्रश्न मला आदरणीय पवार साहेबांना, सुप्रियाताईंना विचारायचे की त्यांना जितेंद्र आव्हाडांच्या ह्या वक्तव्याचं त्यांचं समर्थन करतायत का? लोक हिंदू म्हणून, हिंदू धर्माचे म्हणून करत असतील ना, त्यांना खरं म्हणजे धिक्कार केला पाहिजे त्यांचा। आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है?
क्या यह उनके पार्टी का बयान है या केवल जितेंद्र आव्हाड जी का बयान है? आव्हाड के बयान को व्यक्तिगत बताते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किनारा कर लिया है। बात यह है कि उनका अपना अनुभव है, किसी के अनुभव को हम नहीं खारिज कर सकते हैं, तो उनका जो अनुभव होगा वो कह रहे होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपना YouTube चैनल लॉन्च किया है और इस चैनल का दावा है कि इस चैनल के जरिए वो सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करेगा और सामाजिक सवालों के जवाब देकर उन पर मंथन करेगा। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी टीवी नाम से एक YouTube चैनल लॉन्च किया है। चैनल का दावा है कि इसके जरिए जनता की आवाज और ज्वलंत मुद्दों पर सीधी बात होगी। चैनल की शुरुआत में ही पीटीए पाठशाला के मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। ये पाठशाला आंदोलन की महाजीत है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 8 साल में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। चैनल पर किसानों के मुद्दे भी जोर शोर से उठाए गए हैं। केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए कि अगले 10 साल चीन का कोई सामान भारत नहीं आने देंगे। चीन से अमीरों का सब कुछ आ रहा है। किसान को खाद की जरूरत है, लेकिन खाद के लिए जरूरी चीजें नहीं आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सियासी हलचल बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रपति द्रौपदी की मुलाकात कुछ घंटों के अंतराल पर हुई। पीएम की यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की हालिया यात्रा के बाद राष्ट्रपति से पहली मुलाकात थी। वहीं ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। 9 सितंबर को वोटिंग होगी। 21 जुलाई 2025 को धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। मोदी और शाह की मुर्मू से मुलाकात को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। गुरुग्राम में बांग्ला भाषी लोगों का पलायन जारी है। इससे सोसाइटी में काम करने वालों को भारी परेशानी हो रही है और उनकी कमी भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। ये गुरुग्राम है, जहां इन आलीशान बिल्डिंगों में काम करके कई लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं। कोई झाड़ू पोछा, बर्तन आदि का काम करते हैं, लेकिन इन दिनों इनके मन में एक अनदेखा डर समा गया है। बंगाली मार्केट के पास की बस्ती को देखिए। करीब 1400 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल से यहाँ रहने वाले सैकड़ों बांग्लादेशी घर छोड़ चुके हैं। सुन रहे, आ रहा है, मारपीट कर रहा है, इसलिए हमें भी जाना है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, सैलरी नहीं मिला। अच्छा, आप भी जाना चाह रहे हैं? हाँ। हम ना डर से काम पे जा रहे हैं, खाली खाली पूरा रोड है, कहाँ जाएंगे, कौन पकड़ेगा, इसका वजह से हमको सोचना पड़ता है। हम घर जाएंगे, हमारा पैसा भी चाहिए, किसी का पास है, किसी का पास नहीं है। आपको लाइन से यहाँ पर झुग्गियाँ जरूर नजर आएंगी, लेकिन इनमें आपको लोग नजर नहीं आएंगे। ये देखिए, ये इस तरीके के ताले जो हैं वो इन बस्तियों में लगे हुए हैं। गुरुग्राम के सदर थाने के एसएचओ का वीडियो भी सामने आया है, जो आश्वासन दे रहे हैं। क्यों डर रहे हो आप? गांव में जो है चल रहे करे, वहाँ का जो आपके घर कोई उठाने आया? आपको नहीं आया? नहीं। बस फिर क्यों डर रहे हो? ऐसे अफवाहों को ध्यान मत दो आप। इधर मामले पर टीएमसी सांसद ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की एक चिट्ठी में बांग्ला को बांग्लादेशी भाषा कहा है, जिससे डर फैल रहा है। We demand an unconditional apology from the Delhi police. We demand corrective action and we demand steps against the officers involved in writing this letter. Otherwise, we have no option but to assume that this has been done under orders from the Home Ministry. और यूपी के नोएडा में भी बंगाली मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर वापस लौटने की बात कही है, जिससे यहां पर कामकाज करने वाले लोगों की कमी होगी। ये तंग गलियां नोएडा के खोड़ा कॉलोनी की हैं। किसी तरह यहाँ लोग गुजर बसर करते हैं। इन तंग गलियों में आंखों में डर है, दिल में खौफ। वजह है, इनमें कई लोग हैं जो बांग्ला भाषी हैं। बाहर के लोगों की आहट होने पर ही ये सहम जाते हैं। गाजियाबाद में खोड़ा में जो लोग रहते हैं वो लोग भी परेशान हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सबको भी यहाँ से बाहर कर दिया जाए। मेरा बेटा उधर जाती है तो बांग्ला में मेरा साथ बात नहीं करती है। लोगों का कहना है कि बांग्ला भाषा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों जगह बोली जाती है। भाषा एक जैसी है, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। अब लोगों को क्या डर सता रहा है? यही डर है, झूठा ले जा रही है, यही एक डर है। पश्चिम बंगाल में जो ममता है, वो भी उन्होंने नोटिस पीरियड किया कि एक महीने के अंदर तुम जो जितना बंगाली है सारे के सारे इधर आ जाओ। तो सर, ये डर का माहौल है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खौफ इस कदर है कि कई लोगों ने घर वापसी के टिकट बनवा रखे हैं।
पलायन की वजह से नोएडा की सोसाइटी में काम करने वालों की कमी हो गई है। हमने उनको समझाया कि हम सरकार पर भरोसा रखिए, हम सबके भलाई के लिए ही जो भी करती है सरकार भलाई के लिए करती है। और उत्तर प्रदेश के बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने देर रात हिरासत में लिया है और उमर अंसारी को उनके बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी के लखनऊ वाले घर से उठा लिया गया। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ के दारुल शफा इलाके से गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा है। आपको बता दें कि उमर पर गैंगस्टर एक्ट में जब्त प्रॉपर्टी को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज और मां अफशान अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर का आरोप है। अफशान अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर मामले में 50,000 का इनाम घोषित है। आपको बता दें कि पूर्व गैंगस्टर मुख्तार के परिवार पर इस समय 9 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी पर आचार संहिता उल्लंघन के 3 मुकदमे दर्ज हैं। फरार चल रही मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर भारत में जोरदार बारिश हो रही है, मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश हो रही है। वहीं प्रयागराज की स्थिति भयावह हो गई। ये तस्वीरें हैं प्रयागराज की। निचले इलाकों में लोग पहली मंजिल की छतों पर रह रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें कई घरों से लोगों का रेस्क्यू करती दिखी। देर रात भी राहत और बचाव दल की टीम ने कई इलाकों में खाना पानी पहुंचाया। इस बीच एक नवजात को गंदे पानी के बीच से ले जाते हुए माता पिता की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जो झकझोर देने वाली हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार से पूछा है कि 20,000 खर्च करके प्रयागराज के लोगों को क्या मिला। यूपी के चंदौसी की ये तस्वीरें हैं, जहां गंगा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। प्रशासन अलर्ट पर है। एसडीएम अनुपम मिश्रा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। भारी बारिश की वजह से भदेतु कनकोटा पुल की अप्रोच सड़क धंस गई है। बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जिसके नीचे से पानी बह रहा है। लोगों का कहना है कि तिरहर क्षेत्र के 50 गांवों को जोड़ने वाला ये पुल है। गड्ढे की वजह से ग्रामीण दहशत में हैं। क्या शहर, क्या बाहर की सड़कें, हर जगह एक जैसा हाल है। ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। बाइक सवारों को देखिए किस तरह से जान जोखिम में डाल रहे हैं। पानी के तेज बहाव में एक राहगीर मोटरसाइकिल समेत बह गया। राहगीरों ने उसकी जान बचाई। पीलीभीत में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को भी भारी बारिश का कहर झेलना पड़ा। उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उन्हें पैदल ही शिवनगर गांव में चौपाल तक जाना पड़ा। ट्रैक्टर से उनकी गाड़ी निकाली गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सैलाब की तस्वीरें हैं। हाहाकार मचा है। पहाड़ों में बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। नदी और नाले उफान पर हैं। पर्यटकों को भारी दिक्कतें आ रही हैं। और अब बात बिहार की राजधानी पटना की करेंगे, जहां गंगा नदी उफान पर है। लोग परेशान हैं, लेकिन जमुई से लेकर बेतिया तक हाहाकार है। बिहार की राजधानी पटना में भी लगातार जल भराव जारी है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कृष्णा घाट जलमग्न हो गया है। पटना जंक्शन की तरफ भी जाने वाले रास्ते का हाल देखिए। आर ब्लॉक समेत कई जगहों पर पानी भरा है, जिससे लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। पटना में बारिश के बाद डबल डेक फ्लाईओवर का एक हिस्सा भी धंस गया है। 422 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन इसी साल 11 जून को हुआ था। पटना के शेखपुरा में कई जगहों पर सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जहां से जान जोखिम में डालकर लोग निकलते दिखे। बिहार के जमुई में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से घनश्याम स्थान मंदिर जाने वाली पुलिया बह गई। तेजधार पुलिया के बहने का वीडियो वायरल हुआ है। मंदिर जाने के लिए लोगों को खेतों से गुजरना पड़ रहा है। पश्चिम चंपारण शहर भी बेहाल है। कमलनाथ नगर इलाके में पानी के बीच से गुजरता एक बाइक सवार नाले में गिर पड़ा। लोगों ने युवक की जान बचा ली। लोग भी गिरते गिरते बचे। बिहार के हाजीपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां झमाझम बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। जल जमाव की वजह से प्राथमिक अस्पताल भी बंद हो गया है। राजेंद्र चौक त्रिलोकीनाथ शिव मंदिर और आसपास पानी भरा है। शहर की हालत नरकीय हो गई है। और एक खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की हत्या कर दी गई। रोहित बरार इस युवक का नाम बताया जा रहा है, जिसकी हत्या कर दी गई है। तो दिल्ली में एक और हत्याकांड वारदात को जहांगीरपुरी में अंजाम दिया गया, जहां इस युवक की हत्या कर दी गई। युवक की पहचान रोहित बरार के तौर पर की गई है। तो दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली में जहांगीरपुरी में एक युवक की हत्या कर दी गई। रोहित बरार इस युवक का नाम बताया जा रहा है।